सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम नाट्य परंपरा में आगे रूपक के भेद के विषय में अध्ययन करने वाले हैं कि रूपक जो हैं उनके कितने भेद माने जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत में जो काव्य परंपरा है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो जो सुनने योग्य काव्य हैं, जिनको केवल पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है, वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और जो सुनने के साथ साथ जिनका अभिनय होकर देखा जा सकता है, वो दृश्य काव्य कहलाते हैं। दृश्य काव्यों के दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। इन दृश्य काव्यों में जो अभिनेता होते हैं, अभिनय करने वाले होते हैं, वो पात्रों का जो रूप है उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, इसीलिए ये रूपक कहलाते हैं। और रूपक 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के नाट्य भेद यहाँ पर माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जो उपरूपक हैं वो 18 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से जो रूपक भेद है, इसके संबंध में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और कौन से 18 प्रकार के उपरूपक हैं उनके विषय में भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्यतयो उच्यते, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अवस्था की अनुकृति करने के कारण नाट्य कहलाता है, और पात्रों का जो रूप है उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेने के कारण ये रूपक कहलाता है। दशदा एव, ये 10 प्रकार का होता है, और रसाश्रयम, रस को आश्रित करके। ये जो रूपक हैं इनके भेद किस आधार पर किए गए हैं, कैसे इनका भेद किया जाता है, तो इनके जो भेदक हैं, भेद करने के जो आधार हैं वो 3 होते हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु नेता रसः तेषाम भेदकः। वस्तु का तात्पर्य है कथानक, जिस कथा का वर्णन किया गया है, जो विषय वस्तु है उस रूपक की, उसके आधार पर भेद किया जाता है। जो नायक है उसके आधार पर भेद किया जाता है, और रस के आधार पर भेद किया जाता है। तो आप ये याद रखिए, ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूपकों के भेदक कौन कौन से हैं, तो वस्तु, नेता और रस। इनके आधार पर रूपकों के 10 प्रकार हैं। कौन कौन से? अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये सब मेरी तरफ से नहीं है, ये दशरूपक में धनंजय ने लिखा है। तो एक तरह से आप ऐसा भी मान सकते हैं कि दशरूपक का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो मुख्य विषय हैं उनका यहाँ पर अध्ययन हम कर रहे हैं। अब मैंने सोचा कि जब नाट्य की बात ही चली है, रूपक की बात चली है, तो यहाँ पर जो रूपक के भेद हैं उनको यहीं पर पढ़ा देना उपयुक्त होगा। तो ये जो वीडियो है ये आप एक तरह से अलंकार शास्त्र में भी मान सकते हैं, या फिर आप इसको नाट्य में मान सकते हैं। तो रूपकों के प्रकार 10 हैं। नाटकम सप्रकरणम, भाणः प्रहसनम डिमः, व्यायोग समवकारौ, वित्थि अंक इहा मृगा इति। ये दशरूपक में कहा गया है। इसके अतिरिक्त साहित्य दर्पण में भी रूपकों के प्रकारों का वर्णन किया गया है, वहां पर क्रम थोड़ा अलग है, बाकी माने ये ही 10 प्रकार गए हैं रूपक के। तो दशरूपक में इस तरह से इनका क्रम है, इसको आप याद रखिए। उपरूपक जो हैं, तो कौन कौन से 10 रूपक होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग, ये 10 रूपक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो 18 उपरूपक हैं उनके संबंध में ज्यादातर बस परीक्षा में उनका नाम सह ही प्रश्न आता है, उनके विषय में नाम पूछ लिया जाता है। या तो प्रश्न इस तरह से आता है कि कौन सा रूपक का भेद नहीं है, तो उनमें से एक उपरूपक लिख दिया जाएगा, या फिर उपरूपक कौन सा है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो इनके जो विस्तृत वर्णन है उनके विषय में प्रश्न नहीं आते। तो हम भी यहाँ पर जो इनका अध्ययन है वो बस नाम की दृष्टि से करेंगे कि कौन से 18 उपरूपक हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रसिद्ध हैं उनके विषय में थोड़ा बात हम करेंगे। तो नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, सट्टकम नाट्यरासकम, प्रस्थानक उल्लास्य,
काव्यानि प्रेक्षण रासक तथा संलापकम श्रीगदितम शिल्पकम च विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भणिके इति। ये 18 उपरूपक हैं नाटिका त्रोटक, गोष्ठी सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्यानि प्रेक्षण रासकम, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश और भणिका। तो अब जो रूपक के 10 प्रकार हैं उसमें सबसे पहले नाटक के विषय में बात करते हैं कि किस प्रकार का जो रूपक है उसको नाटक कहा जाता है। तो नाटक जो है रूपकों में मुख्य है, वस्तुतः इतना प्रधान है कि रूपक को हम ज्यादातर नाटक ही बोल देते हैं कि कौन सा नाटक है, रूपक बोलने के स्थान पर इसको नाटक बोल दिया जाता है। लेकिन वस्तुतः जो नाटक है उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम व्यापक है। रूपक जो शब्द है वो व्यापक है, लेकिन फिर भी नाटक का जो प्रचलन है वो इतना अधिक है कि रूपकों के लिए नाटक शब्द भी प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो ये मुख्य रूपक है। जैसे जो मृच्छकटिकम है वो वस्तुतः प्रकरण है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं उसको तो हम इस तरह से बोल देते हैं कि शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम। तो नाटक जो शब्द है वो इतना विख्यात हो गया, ये नाटक जो विधा थी रूपक की ये इतनी प्रचलित हो गई कि इसको रूपक के समानार्थी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाने लगा। तो ये एक मुख्य रूपक है। इसके विषय में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में जो नाटक होता है वो रम्य होता है, सर्वाधिक रमणीय होता है, आनंद देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त नाटकांतम कवित्वम, कि जो कवित्व है, किसी भी कवि की जो प्रतिभा है वो नाटक पर आकर समाप्त हो जाती है। अर्थात किसी भी कवि की प्रतिभा का जो अंत है वो नाटक है। जितनी भी सुंदर रचनाएं हो सकती हैं वो सब नाटक के अंतर्गत हो जाती हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार का जो रूपक है वो नाटक कहलाता है। तो कथानक, नायक और रस, 3 जो प्रमुख भेदक हैं तो उनके विषय में बात करते हैं। इसका जो कथानक है वो इतिहास प्रसिद्ध होता है और ये इसके बारे में निश्चित है कि जो नाटक होगा उसका जो विषय वस्तु है, उसकी जो कथा है वो इतिहास प्रसिद्ध होगी। जैसे राम से संबंधित नाटक लिखे जाते हैं, दुष्यंत से संबंधित नाटक लिखे जाते हैं, महाभारत को आश्रित करके नाटक लिखे जाते हैं। तो इसका जो कथानक है वो इतिहास प्रसिद्ध होता है और पंच संधियों से युक्त होता है। देखिए नाटक में पंच संधियों की बात बार बार आएगी। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। कई बार इनको नामशः भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका जो नायक होता है नाटक का वो या तो विख्यात वंश में उत्पन्न कोई राजर्षि या राजा हो सकता है, जैसे दुष्यंत है, राम है, और इसकी जो श्रेणी है वो धीरोदात्त श्रेणी का नायक होता है। अब धीरोदात्त क्या होता है, तो नायक के 4 भेद माने गए हैं नाट्यों में। 4 प्रकार के नायक स्वीकार किए गए हैं गुणों के आधार पर, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो ये क्या होते हैं इसके विषय में भी हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आप बस इतना याद रखिए कि नाटक का जो नायक होता है वो धीरोदात्त श्रेणी का होता है। कभी कभी वीर रस या श्रृंगार रस के अनुरूप धीरोदत्त या धीर ललित का भी प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन इसमें धीर प्रशांत नायक जो है वो कदापि नहीं हो सकता। तो वैसे तो इसमें मुख्यतः धीरोदात्त श्रेणी का ही नायक होता है, लेकिन कभी कभी रसों के अनुरूप धीर ललित और धीरोदत्त भी हो सकता है, लेकिन धीर प्रशांत का कभी भी समावेश नहीं किया जाता है नाटक में। दिव्य या दिव्य नायक भी हो सकता है। दिव्य का तात्पर्य है जो देवता हैं उस प्रकार के नायक, जैसे राम आदि जो नायक हैं वो दिव्य नायक हैं, और दिव्य नायक जैसे दुष्यंत हैं वो नायक भी इसमें हो सकते हैं और गुणवान नायक भी हो सकते हैं। इसका जो मुख्य रस है, नाटकों का मुख्य रस, वो या तो श्रृंगार हो सकता है या वीर रस हो सकता है। इसके विषय में लिखा गया है, एक एव भवेत अंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगम अन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुत,
कि इसमें अंगी जो रस है, प्रधान जो रस है वो एक ही होना चाहिए, या तो श्रृंगार या वीर। इसके अतिरिक्त और जो रस हैं वो अंग के रूप में हो सकते हैं, बाकी सभी रस हो सकते हैं अंग के रूप में। और इसमें कार्य का जो निर्वहन है उसमें अद्भुत रस का समावेश होना चाहिए। जो अंत होता है नाटक का उसमें अद्भुत रस होना चाहिए। अंकों के बारे में इसमें कहा गया है कि नाटकों में 5 से लेकर 10 अंक तक हो सकते हैं। नाटक के स्वाभाविक विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अर्थ प्रकृतियां, अवस्थाएं और संधियां। तो नाटक के स्वाभाविक विकास के लिए 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। 5 अवस्थाएं होती है। नायक जो भी कार्य करता है अपने फल की प्राप्ति के लिए, उसके आधार पर 5 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। 5 संधियां होनी चाहिए, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। जिस नाटक में इन सभी के प्रयोग सहित 10 अंक होते हैं वह नाटक महानाटक कहलाता है। जैसे राजशेखर के द्वारा रचित बाल रामायण, हनुमान नाटक, इनमें इन सभी अवस्थाओं का, प्रकृतियों का और संधियों का समावेश हुआ है, और इसके अतिरिक्त इनमें 10 अंक हैं, इसलिए ये महानाटक कहे जाते हैं। अच्छा, नाटक के विषय में एक बात और लिखी गई है कि गो पुच्छा समाग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम, कि जो नाटक की रचना है वो गो की पुच्छाग्रवत होनी चाहिए, गो की पूंछ के समान होनी चाहिए। जो कैसी होती है, आरंभ में और अंत में तो सूक्ष्म होती है और उसका मध्य भाग स्थूल होता है। तो इस तरह की जो नाटक की रचना है वो होनी चाहिए। तो ये भी आप याद रखिए, ये पंक्ति कई बार सीधी सीधी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि ये किसके विषय में कहा गया है, तो ये नाटकों के विषय में कहा गया है। इस प्रकार की रचना नाटकों की होनी चाहिए, गो पुच्छ समाग्र, गौ पुच्छ के समान। ये नाटक की विशेषताएं हैं। अब दूसरा जो रूपक का प्रकार है प्रकरण, उसके विषय में बात करते हैं। तो प्रकरण का जो कथानक होता है वो कवि कल्पित होता है, कवि अपनी कल्पना से कोई कथानक प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त प्राय लोक कथाओं से ये हो सकता है। इसमें जो पात्र होते हैं वो समाज के सामान्य जीवन के पात्र होते हैं। इसमें किसी विशेष राजवंश का या इस तरह का कोई वर्णन नहीं किया जाता, सामान्य जीवन के पात्र प्रकरण के अंतर्गत होते हैं। इसका जो नायक होता है वो धीर प्रशांत कोटि का या तो मंत्री हो सकता है, या ब्राह्मण हो सकता है, या वणिक हो सकता है। इसके विषय में लिखा गया है, अमात्य विप्र वणिजाम एकम कुर्याच्च नायकम। जैसे जो मृच्छकटिकम है वो प्रकरण है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका जो नायक है वो चारुदत्त नामक ब्राह्मण है। तो ये प्रकरण है मृच्छकटिकम, जिसमें तात्कालिक समाज की बहुत ही अच्छी झलक देखने को मिलती है। दूसरा जो भवभूति के द्वारा रचित मालती माधव है, ये भी प्रकरण है। इसका जो नायक है वो अमात्य श्रेणी का नायक है। और जो पुष्प दूतिका है, इस प्रकरण में वैश्य को नायक बनाया गया है। तो मंत्री, विप्र या वणिक इसके नायक हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की नायिकाएं सम्मिलित होती हैं प्रकरण के अंतर्गत। एक होती है कुलीना और दूसरी होती है गणिका। तो कुलीना का तात्पर्य है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, और गणिका जो वैश्या होती है। तो 2 प्रकार की नायिकाओं का समावेश प्रकरण के अंतर्गत किया जाता है। इस दृष्टि से, नायिका के भेद की दृष्टि से, इस प्रकरण के 3 प्रकार हो सकते हैं, 3 भेद हो सकते हैं। एक होता है कुलजानिष्ठ, जिसमें केवल श्रेष्ठ कुलोत्पन्न नायिका होती है, वो कुलजानिष्ठ प्रकरण होता है। दूसरा होता है गणिकानिष्ठ प्रकरण, जिसके अंतर्गत गणिका नायिका होती है, जैसे मृच्छकटिकम में वसंत सेना नायिका है। और तीसरा होता है उभयनिष्ठ, जिसमें दोनों प्रकार की नायिकाएं मिलती हैं, जिस प्रकरण में कुलीना और गणजा, कुलीना और गणिका। तो ऐसा प्रकरण उभयनिष्ठ प्रकरण होता है। प्रकरण में प्रधान रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है, ये श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसके अतिरिक्त जो धूर्त, जुआरी, विट, चेट इत्यादि पात्रों से युक्त जो प्रकरण होता है उसको संकीर्ण प्रकरण भी कहा जाता है। अब चूंकि जो प्रकरण है उसमें सामान्य पात्र होते हैं समाज के, तो सभी प्रकार के पात्रों का उसमें वर्णन किया जा सकता है। तो अगर
किसी प्रकरण में धूर्त, जुआरी, विट, चेट इत्यादि पात्रों का वर्णन हो, इत्यादि पात्र समाहित हो, तो वो प्रकरण संकीर्ण प्रकरण कहलाता है। तीसरा रूपक का प्रकार है भाण। भाण 1 अंक का होता है। एक ही पात्र विट इसके अंतर्गत होता है, जो अपने अनुभव के आधार पर धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्नोत्तर करता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये मोनोलॉग होता है। एक ही व्यक्ति इसका मंचन करता है, वो ही प्रश्नोत्तर के रूप में आकाश में बात करता है। इस तरह से वो अभिनय करता है जैसे वो किसी से बात कर रहा है, और वो स्वयं ही सभी घटनाओं का वर्णन करता है। तो इसका जो पात्र होता है विट होता है, और इसमें 1 अंक होता है। इसका कथानक कल्पित होता है, कवि की कल्पना के द्वारा प्रस्तुत कोई कथानक इसमें होता है। इसकी जो रचना है वो सामाजिक कुरीतियों के अनावरणार्थ की जाती है। जैसे कोई भी एक सामाजिक कुरीति है, जैसे पर्दा प्रथा है, आप ले लीजिए, तो इस कुरीति का जो सच है उसको सामने लाने के लिए किसी 1 अंक के भाण की रचना की जाएगी। उसमें एक ही पात्र होगा जो आकाश भाषित के रूप में बात करेगा, और वो ही इसकी सारी जो दुर्गुण हैं उनको बताएगा, जो विशेषताएं इसके अतिरिक्त हो सकती हैं। तो इस तरह से सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको प्रकाश में लाने के लिए कि ये कुरीति इस प्रकार की है, इन भाणों की रचना की जाती है। चौथा जो रूपक का प्रकार है वो है प्रहसन। प्रहसन के नाम से ही स्पष्ट है कि ये हास्य रस प्रधान रूपक होता है। इसका जो कथानक है वो कल्पित होता है। इसमें भी समाज का जो कुत्सित पक्ष है, जो धार्मिक आडंबर हैं, उनका अनावरण किया जाता है। 2 संधियों से युक्त ये रूपक होता है। कौन कौन सी संधियां इसमें होती हैं? एक मुख और एक निर्वहन। तो बीच की जो प्रतिमुख, गर्भ और विमर्श संधियां हैं उनको इसमें छोड़ दिया जाता है, और 10 लास्यांगों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो नृत्य का प्रयोग भी प्रहसन में होता है। अपनी वेशभूषा के द्वारा और भाषा की विकृति से भी हास्य का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो प्रहसन का जो मुख्य कार्य है वो ये ही है कि हास्य के माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके तरफ ध्यान आकर्षित करना। इसके 3 भेद माने गए हैं: शुद्ध प्रहसन, विकृत प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। प्रहसन के पश्चात डिम आता है। तो डिम जो है उसका कथानक प्रसिद्ध होता है, और डिम इसके नाम में ही जो ड है, तो डिम से आपको सुनने में भी थोड़ा सा ये कर्णकटु लगता है शब्द। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिम में जो मुख्य रस होता है वो रौद्र रस होता है। इसमें 4 अंक होते हैं। इसका जो नायक है वो मानव के अतिरिक्त कोई भी हो सकता है, जैसे देवता इसके नायक हो सकते हैं, गंधर्व हो सकते हैं, यक्ष या राक्षस, कोई भी इसका नायक हो सकता है। तो डिम प्रसिद्ध कथानक वाला, रौद्र रस प्रधान, मानवेतर नायक वाला रूपक होता है। इसमें कैशी की वृत्ति वर्जित होती है। कैशी की वृत्ति क्या है? जिसमें केशों के द्वारा कोई व्यापार किया जाता है, और जो कैशी की वृत्ति है वो ज्यादातर श्रृंगार और हास्य रस में होती है। या तो केशों के द्वारा हास उत्पन्न करने के लिए कोई व्यापार किया जाता है, या श्रृंगार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि ये रौद्र रस प्रधान रूपक है, इसलिए इसमें कैशी की वृत्ति वर्जित है। भरत ने त्रिपुरदाह का जो उल्लेख किया है, हमने पढ़ा भी था कि भरत जो संकेत करते हैं नाटकों की ओर, तो उसमें वो 2 नाटकों के बारे में बताते हैं, त्रिपुरदाह और समुद्र मंथन। तो उनमें से जो त्रिपुरदाह है वो डिम श्रेणी का रूपक है। तो इसके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम डिम जो है, या भरत ने कौन से डिम का उल्लेख किया है? तो त्रिपुरदाह का। इसके पश्चात व्यायोग आता है। व्यायोग भी 1 अंक वाला रूपक होता है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। इसमें गर्भ और विमर्श संधियों का अभाव होता है, केवल 3 संधियां ही होती हैं, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन संधियां। इसमें भी हास्य और श्रृंगार को छोड़कर अन्य रसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे युद्ध का वर्णन किया जाता है जो स्त्री के कारण नहीं हो। अस्त्री निमित्त संग्रामः, इस प्रकार का वर्णन करने वाला जो रूपक होता है व्यायोग कहलाता है। अब हो सकता है व्यायोग शब्द को पढ़ने से आपके दिमाग में जो भास का
देखिए, अब मैंने भी नाटक बोला ना, तो नाटक शब्द इतना प्रचलित है रूपक के लिए कि रूपक जब हम बोलना चाहते हैं तो मुख से नाटक ही निकलता है, तो लेकिन वस्तुतः ये रूपक है। तो मैं कह रही थी कि जब व्यायोग शब्द हम सुन रहे हैं तो स्वभावतः ही हमारे मस्तिष्क में मध्यम व्यायोग का स्मरण आ जाता है, जो भास के द्वारा रचित नाटक है, जो महाभारत की कथा पर आश्रित है, जिसका जो नायक है भीम है। तो व्यायोग जो है उसके अंतर्गत हास्य और श्रृंगार को छोड़कर अन्य रसों का प्रयोग किया जाता है। ये एक दिन की घटनाओं से संबद्ध ही कथानक होता है, जैसे भास का मध्यम व्यायोग। इसके पश्चात समवकार देखते हैं कि समवकार किस तरह का रूपक होता है। समवकार में 3 अंक होते हैं। इसका जो कथानक है वो या तो इतिहास प्रसिद्ध होता है या पुराणों से में प्रसिद्ध होता है, जिसमें देवताओं और दैत्यों की कथा का वर्णन किया जाता है। तो जो समवकार है उसमें स्पेशली या तो दैत्यों की या देवताओं की जो कथा है उनका वर्णन किया जाता है। इसमें भी कैशिकी को छोड़कर अन्य वृत्तियां होती हैं और विमर्श के अतिरिक्त सभी संधियां इसमें प्राप्त होती हैं। इसका जो मुख्य रस है वो वीर हो सकता है। 3 अंक में 3 बार कपट, धर्म, अर्थ, काम का, श्रृंगार का और 3 बार पात्रों में भगदड़ दिखाई जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस तरीके के समवकार लिखे जाते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं ये क्रमशः चेतन, अचेतन और चेतनावचेतन के कारण होती हैं। तो ये एक मुझे इसकी मुख्य बात लगी, जिसका मैंने उल्लेख यहाँ पर कर दिया है। हालांकि इसके विषय में कभी प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको फिर विषय की डीप नॉलेज होनी चाहिए। फिर वहां से प्रश्न किसी भी तरह से आ जाए तो आप उसमें हल कर पाए प्रश्न को, इस तरह का मेरा प्रयास है। इसके जो उदाहरण हैं समवकार के, उसमें जो प्रमुख नाम है वो आता है समुद्र मंथन का, तो जो इसका भरत मुनि ने उल्लेख किया है प्रथम मंचित रूपकों के रूप में। तो समुद्र मंथन जो है वो समवकार है और जो त्रिपुरदाह है वो डिम है। भास के द्वारा रचित जो पंचरात्र है उसमें भी इस समवकार के कुछ लक्षण मिलते हैं। पंचरात्र में 3 अंक हैं, लेकिन सभी वस्तुतः सारे लक्षण इसके मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको एक तरह से समवकार श्रेणी में रखा जा सकता है। अब चूंकि जब हम भास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भास जो है ईसा से पूर्व 3री सदी के आसपास उनका समय माना जाता है। तो इनके द्वारा रचित जो नाटक हैं, जो रूपक हैं, उनमें जो नाट्य शास्त्र में विवेचित जो विभिन्न उपादान हैं उनका उल्लंघन हुआ है। तो पंचरात्र में कुछ लक्षण समवकार के मिलते हैं और कुछ चीजें वहां पर समवकार के लक्षणों से भिन्न भी दिखाई देती हैं। समवकार के पश्चात वीथी है। वीथी भी 1 अंक का रूपक होता है, एकांकी रूपक होता है। इसका मुख्य रस श्रृंगार रस होता है और इसमें कई लक्षण बाण के समान होते हैं। इसके पश्चात अंक है। अंक भी 1 अंक का ही होता है और नाटकों का जो विभाजन अंकों में किया जाता है तो उनसे इनकी पृथकता दिखाने के लिए इनको उत्सृष्टिकांक भी कहा जाता है। इनका जो कथानक है वो इतिहास प्रसिद्ध होता है। इनका मुख्य रस करुण रस होता है। तो इनमें स्त्रियों का रोदन दिखाया जाता है। जो करुण रस है वो सर्वाधिक स्त्रियों के रोदन से उत्पन्न होता है। तो अंक जो है उसमें स्त्रियों का रोदन दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों में वाक युद्ध होता है और जय पराजय की योजना बनती है। इसके पश्चात आता है अंतिम रूपक का प्रकार इहामृग। इहामृग 4 अंकों का रूपक होता है। इसका जो कथानक है वो प्रख्यात और कल्पित का मिश्रण होता है। किसी एक प्रख्यात कथा को लेकर उसमें फिर प्रचुर कल्पनाओं का प्रयोग करके एक कथानक विकसित किया जाता है, वो इहामृग के अंतर्गत आता है। इसमें 4 अंक होते हैं और 3 संधियां होती हैं। इसके अंतर्गत जो गर्भ और विमर्श संधि हैं उनका अभाव देखने को मिलता है। इसका नायक या तो धीरोदात्त श्रेणी का नर हो सकता है या फिर देवता हो सकता है। इसमें भी नायक और प्रतिनायक जो हैं उनका पूर्णतः विरोध दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें युद्ध का अभाव होता है। तो इस प्रकार का जो विशेषताओं वाला जो रूपक है वो इहामृग कहलाता है।
तो ये रूपकों के प्रकार हैं जिनके संबंध में बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनकी जो विशेषताएं हैं उनको अच्छे से पढ़िए। इनमें से मुख्यतः या तो अंकों से संबंधित या फिर इनमें कथानक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नाटक का कथानक किस प्रकार का होता है, इहामृग का कथानक किस प्रकार का होता है। तो आप इनको श्रेणियों में विभाजित करिए। जैसे नाटक जो है उसमें 5 से 10 अंक होते हैं, प्रकरण में 10 अंक होते हैं, इहामृग में 4 अंक होते हैं, डिम में 4 अंक होते हैं, समवकार में 3 अंक होते हैं, और उसके अतिरिक्त जितने भी हैं सब में 1 अंक होता है। तो इस तरह से आप इनको कंपैरेटिव स्टडी करके याद रख सकते हैं, और इनको कथानक के विषय में भी इसी तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और इनका एक एक उदाहरण आप जो प्रसिद्ध हैं उनके विषय में भी याद रखिए, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।